अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर एक और कदम आगे बढ़ा है। भारत ने अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक एलपीजी डील की है। इससे भारत को एलपीजी सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया कि भारतीय पीएसयू तेल कंपनियों ने पहली बार अमेरिका के साथ एलपीजी इंपोर्ट करने के लिए 1 साल का समझौता किया है। अमेरिका से सालाना 22 लाख टन एलपीजी इंपोर्ट होगा। हरदीप सिंह पुरी ने इस डील को देश के एलपीजी मार्केट के लिए एक ऐतिहासिक पहल बताई। अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील पर चर्चा अंतिम दौर में है। सरकार का फोकस सबसे पहले 50% की रेसिप्रोकल टैरिफ को आपसी समाधान पर है। ट्रेड डील के पहले चरण में हो सकता है ऐलान। यूएस ने 254 एग्री एक्सपोर्ट पर रेसिप्रोकल टैरिफ हटाया है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक, क्या अपडेट है इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो एलएनजी की डील हुई है अमेरिका के साथ, सालाना जो टोटल इंपोर्ट है उसका 10% अमेरिका से खरीदने को लेकर, तो जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ चल रही है बायलैटरल ट्रेड, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन कॉमर्स मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस इंपोर्ट जो डील हुई है एलएनजी की, उसकी वजह से जो ट्रेड डील है उसको बैलेंस करने में काफी मदद मिलेगी। तो एक बात है। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें बात आगे बढ़ी है, जो वाणिज्य मंत्रालय है उसकी तरफ से कहा गया है कि हम डील के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, बिल्कुल क्लोज चुके हैं। चूंकि बातचीत अंतिम दौर में चल रही है, लिहाजा इसमें थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन हमारा सबसे पहला फोकस जो होगा, जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसके हटाने पर। हो सकता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ हटाने का ऐलान पहले हो जाए, और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। 254 आइटम, जो कि जिसमें से 229 एग्री आइटम है, उस पर से जो 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लग रहा था उसको हटाने का फैसला 13 नवंबर से लागू भी हो चुका है। तो एक बड़ी उपलब्धि है एक तरह से कहें, और जो दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड डील चल रही है उसको लेकर ये एक जल्द ही ऐलान इसको देखने को मिल सकता है। जी, गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के जबरदस्त इंपोर्ट की वजह से व्यापार घाटे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो गई है। अक्टूबर में व्यापार घाटा बढ़कर 41.68 बिलियन डॉलर्स हो गया है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, गोल्ड सिल्वर ने कैसे बढ़ाया है व्यापार घाटा? बिल्कुल, देखिए, जो फेस्टिव सीजन में गोल्ड और सिल्वर का इतना जबरदस्त इंपोर्ट हुआ है कि उसकी वजह से जो व्यापार घाटा है करीब 41 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात करूं कि जो अक्टूबर महीने का सिर्फ डेटा आया है, गोल्ड इंपोर्ट में करीब 200% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सिल्वर की बात करें तो पूरे अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो 138% का उछाल है। हालांकि जो सिल्वर में उछाल आया है उसके पीछे कोई इंडस्ट्रियल वजह है, क्योंकि सिल्वर का इस्तेमाल इंडस्ट्री काफी बड़े पैमाने पर करती है, लिहाजा इसे नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर दोनों को मिलाकर देखें तो बहुत ज्यादा व्यापार घाटा में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओवरऑल जो ट्रेड डेटा अक्टूबर का आया है वो 11.8% में बढ़ोतरी हुई है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में, और जो इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है वो है 16.16%। लेकिन व्यापार घाटा जो बढ़ा है उसमें सबसे बड़ा योगदान जो कह सकते हैं गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट का है। आलोक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। तो इनकम टैक्स के सभी लंबित रिफंड अगले महीने तक जारी हो जाएंगे। जी हां, सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल के मुताबिक छोटे रिफंड पहले ही जारी हो चुके हैं, जबकि कुछ बड़े रिफंड में गलत दावे पाए जाने पर नोटिस और स्पष्टीकरण मांगे गए थे। साथ ही नया इनकम टैक्स बिल अगले साल अप्रैल से लागू करने की तैयारी चल रही है, और इसके फॉर्म और रूल्स इस साल के अंत तक या जनवरी 2026 तक जारी कर दिए जाएंगे। रवि अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। रिफंड्स, जो छोटे रिफंड्स थे, कम वैल्यू के रिफंड्स थे, उसको हमने रिलीज़ किया है। जो हाई वैल्यू रिफंड्स थे, हम लोगों ने जब एनालिसिस किया तो उसमें कुछ पाया कि कुछ रिफंड्स गलत क्लेम किए गए थे, और उनके लिए हम लोगों ने टैक्स पेयर्स को ईमेल भी लिखे हैं कि वो एक बार अगर ठीक करना चाहें तो उसको ठीक करें। सो एनालिसिस उसकी कर रहे हैं हम लोग, और जैसे जैसे रिफंड्स को ग्रीन चैनल पे हम लोग लेके जा रहे हैं और रिलीज़ करना है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड आई होप कि बाय दिस मंथ एंड या दिसंबर तक इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट ने अगस्त में पास किया, और उसके बाद जब वो फाइनल हो गया तो अब उसके रूल्स और उसके फॉर्म्स डिज़ाइन कर रहे हैं। डिज़ाइन जो फॉर्म्स को हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं जिससे कि हमारे करदाताओं को उसमें सुविधा हो और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस
के कंटेक्स्ट में हम लोग सरल फॉर्म्स लेकर आएँ और उसमें जो डेटा कैप्चर करें, जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करें, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कैप्चर करें, कितने ई फॉर्म्स को हमको ई फाइल करना है, ई फॉर्म्स करने हैं, वो सब भी सब देखा जा रहा है। अगली खबर में बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की सरकार को वायु कमीशन के आदेश को पूरी तरह लागू करने का आदेश भी दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े असीम मनचंदा। असीम, बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस प्रदूषण के मामले पर? दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI 400 के पार है और अगले कुछ दिनों में भी राहत मिलने का अनुमान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई सारे सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आप जो AQI मॉनिटर कर रहे हैं उसका डाटा दीजिए, क्योंकि खासतौर पर ये आरोप लगाए गए थे कि दिल्ली में जो AQI का डाटा है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसके आसपास छिड़काव किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दिल्ली सरकार से AQI की मॉनिटरिंग का इफेक्टिवनेस का डाटा फाइल करने के निर्देश दिए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या दिल्ली में पूरे साल पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इस पर रोक लगाना संभव नहीं है। हमें विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि ये लोगों की जीविका का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जा रही है उसको लेकर भी निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पराली जलाई जा रही है उनसे कहा कि जो सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसके जो 13 नवंबर के निर्देश है उसको अपने यहाँ पर आप पूरी तरह से लागू कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके लिए हमें प्रदूषण को हटाने के लिए लॉन्ग टर्म उपायों के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एफिडेविट फाइल करने के लिए और जो लॉन्ग टर्म उपाय है उनको फाइल करने के लिए 1 दिन का समय दिया और अब इस पूरे मामले की सुनवाई 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में फिर से होगी। जी शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी पर। इसी के साथ हम आपको बता दें कि देश भर में बढ़ते प्रदूषण के चलते कंपनियां प्रीमियम बढ़ा सकती है। जेब पर क्यों भारी पड़ सकता है प्रदूषण, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, पोल्यूशन काफ़ी सारे शहरों में, खासतौर पर अगर आप दिल्ली जहां पर AQI 300 के पार है, मुंबई भी पीछे नहीं है, 170 से ऊपर का AQI चल रहा है। ऐसे में अगर आप देखें तो जो प्रदूषण है अब आपके स्वास्थ्य के साथ, आपकी हेल्थ के साथ आपकी जेब पर भी भारी पड़ेगा। कारण ये कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है हो सकता है कि जो अपने प्रीमियम्स हैं इसे अपवर्ड तरीके से रिवाइज करते हुए नजर आए। दरअसल अगर आप देखें तो पॉलिसी बाजार का डेटा ये कह रहा है कि इस साल जो क्लेम्स हैं ये पोल्यूशन रिलेटेड इलनेस को लेकर इसमें पिछले साल के मुकाबले 14% की बढ़त देखने को मिली है। अब खास बात है कि इन क्लेम्स में जो इलाज होता है, जो रेस्पिरेटरी इश्यूज आ रहे हैं, कार्डियक इश्यूज आ रहे हैं, इनके इलाज का खर्च भी बढ़ा है। अब रेस्पिरेटरी इश्यूज में देखें तो पिछले साल के मुकाबले 11% और जो हार्ट रिलेटेड कार्डियक हैं इसमें 6% इनके इलाज जो है महंगे हो चुके हैं। अब जो औसतन क्लेम्स निकल कर आ रहे हैं 60,000 से लेकर 80,000 के हैं, लेकिन क्रिटिकल मामलों में अगर आप देखें तो ये जो क्लेम्स है 2 लाख के पार भी जा रहे हैं। और बहुत सारे शहर ऐसे, सिर्फ दिल्ली मुंबई नहीं, बहुत शहर ऐसे हैं जहाँ पर प्रदूषण अगर आप देखें तो बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है, ना कि सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए। अगर आप ओवरऑल देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज को भी इसका नुकसान है, क्योंकि ओवरऑल जितने क्लेम्स आ रहे हैं आप समझिए कि इसमें 8% योगदान तो ये पोल्यूशन रिलेटेड इलनेस इनके क्लेम्स का देखने को मिल रहा है। इसी के चलते अगर आप देखें तो जो मेजर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, वो प्लान कर रही हैं कि अपने जो प्रीमियम है इन इलाकों में थोड़े से बढ़ाए जाए। अगली खबर टोल प्लाजा से जुड़ी हुई। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है आपको टोल प्लाजा पर कैश काउंटर बिल्कुल ना दिखे। टोल पर कैश पेमेंट पहले ही डिजिटल और फास्टैग के मुकाबले महंगा है और अब सरकार इसे पूरी तरह हटाने की तैयारी कर रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, बताइए क्या है ये पूरी खबर? जी, टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट अब सिर्फ 2 से 3% बचा हुआ है। अधिकतर लोग अब या तो फास्टैग से पेमेंट करते हैं या UPI से, लेकिन इस 2-3% लोगों के लिए जो ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है। कई बार लोग गलत लेन में आ जाते हैं, कई बार इसकी वजह से काफी देरी होती है। और अब सरकार का मानना है कि जो कैश की व्यवस्था है टोल प्लाजा पर उसे पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है। पिछले कुछ समय में जो कुछ कदम उठाए गए, मसलन की जो UPI है, UPI पेमेंट पहले फास्टैग के मुकाबले लगभग 100% ज्यादा था, जिसे कम करके
25% किया गया। इस वक्त जो कैश पेमेंट है वो अभी भी फास्टैग के मुकाबले लगभग दोगुना है, और साथ ही एनुअल पास की व्यवस्था शुरू की गई जिसको कम से कम 25-30 लाख लोग अभी इस्तेमाल कर चुके हैं। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये सारी चीजें प्रिकर्सर था, तैयारियां थी एक कंप्लीटली कैशलेस सिस्टम की टोल प्लाजा पर, और आने वाले कुछ समय में हम कुछ चुनिंदा टोल प्लाजा पर पूरी तरह से कैशलेस सिस्टम देख सकेंगे, जहां पे कैश काउंटर्स पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे। इसके लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी टेस्टिंग हो रही है, और अगर जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके रिजल्ट सही आते हैं तो सरकार पूरी तरह से कैशलेस टोल पेमेंट को लेकर गाइडलाइन ला सकती है। जी शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी पर। बुलेटिन में अब एक नजर डालेंगे आज के बाजार पर। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार का जोश हाई रहा है। सेंसेक्स निफ्टी तो बढ़त के साथ बंद हुए, साथ ही निफ्टी बैंक मिड कैप इंडेक्स ने नए शिखर पर क्लोजिंग ली है। मार्केट के ज्यादा अपडेट्स लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष बताइए मार्केट का हाल क्या रहा है? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सेशन देखने को मिला, जहां पर 26,000 के पार निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली, और बैंक निफ्टी भी देखें तो 400 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप और मिड कैप आधे प्रतिशत से ज्यादा बड़े मूव्स नजर आए। अब देख लेते हैं कि निफ्टी में वो कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने बाजार में स्ट्रेंथ दी। तो इनमें अगर आप देखें तो आयशर है, मैक्स हेल्थ केयर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इटर्नल जैसे स्टॉक्स हैं। वहीं बात करें गिरने वाले शेयरों की तो बड़े इंटरेस्टिंग नाम आते हैं, जैसे एशियन पेंट्स है, अल्ट्राटेक सीमेंट है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप देखें तो हलचल खास देखने को मिली, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक, पीवी फिनटेक, हुडको जैसे स्टॉक्स में तेजी रही। लेकिन गिरावट आपको नजर आई उन स्टॉक्स में, खासतौर पर जैसे जुबिलेंट फूडवर्क्स है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, और खबरों के बीच एम्फेसिस। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार अच्छी खबरों के बीच बाजार में आज खरीदारी नजर आई। शाहरुख खान दुबई में एक जाना पहचाना नाम जरूर है, लेकिन अब उनके नाम से दुबई की एक बिल्डिंग को पहचान मिलने जा रही है। जी हां, दुबई के रियल एस्टेट कंपनी डैन्यू प्रॉपर्टीज ने दुबई के शेख जायदा रोड पर कमर्शियल बिल्डिंग लॉन्च की है, जिसका नाम रखा गया है शाहरुख्स। इस बिल्डिंग का लॉन्चिंग शो मुंबई में रखा गया था, जिसमें किंग खान खुद मौजूद थे। साथ ही डैन्यू ग्रुप के चेयरमैन रिजवान साजन भी मौजूद थे। दुबई के प्राइम इलाके में बन रही इस बिल्डिंग में 40 से ज्यादा हाई एंड एमिनिटीज होंगे। इनमें स्काई पूल, एक्सक्लूसिव बिजनेस लाउंज, एयर टैक्सी मोबिलिटी के लिए फ्यूचर रेडी हेलीपैड और हाई टेक ऑफिस स्पेसेस भी शामिल है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो गया है और पहली बार ईपीएफओ ने भी स्टॉल लगाया है। यहाँ एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए खास सुविधाएं उपलब्ध है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने स्टॉल का उद्घाटन किया। ईपीएफओ से जुड़े कौन से काम आप ऑन द स्पॉट कर सकते हैं, बता रही है दीपाली नंदा। राष्ट्रीय व्यापार मेला में पहली बार ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी एक स्टॉल लगाया गया है। लेबर मंत्रालय के अधीन ये पूरा डिपार्टमेंट आता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं उसी जगह मौजूद हूँ, और यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर कियोस्क लगाए गए हैं, डिजिटल डेस्क बनाए गए हैं, जहाँ पर एम्प्लॉयज या फिर कोई एम्प्लॉयर आकर अपनी समस्या का समाधान ऑन द स्पॉट पा सकता है। किस तरह की समस्या यहाँ पर सुलझाई जाएंगी, इस पर बात करने के लिए अब बात करते हैं। मेरे साथ हैं सीपीएफसी रमेश कृष्णमूर्ति जी। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सर, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में आपकी एंट्री हुई है, क्या सर्विसेज है फॉर द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर्स जो यहाँ पर मिलेंगी? दिस इज द फर्स्ट टाइम ईपीएफओ अभी यहाँ पे पेविलियन लगाई है। हमारा उद्देश्य ये है कि जितने हम करीब आ पाएं अपने मेंबर्स और एम्प्लॉयर्स के सामने आ पाएं, उतना बेहतरीन हमारा सर्विसेज भी होगा। इसके लिए आप देखेंगे यहाँ 5 काउंटर्स लगाए हुए हैं मेंबर्स के लिए। ई सर्विसेज अगर क्लेम फाइलिंग में कोई दिक्कत हो तो फिर दे कैन अप्रोच। सिमिलरली पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में कोई एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय जानना चाहता हो तो उसके लिए एक काउंटर लगाया हुआ है। पेंशनर्स के लिए हमने एक खास काउंटर लगाया हुआ है। डीएलसी अगर पेंडिंग है किसी का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा जनरल इंक्वायरी और एम्प्लॉयर्स के अलग काउंटर है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जितने लोग यहाँ आ रहे हैं ट्रेड फेयर में, वो सारे हमारे सर्विसेज का लाभ उठाएं, और उससे हमारा रीच जो है टू मेंबर्स ऑल्सो विल इंक्रीज। हम ये चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो, तो उसके लिए हम लोग पूरा सर्विसेज के लिए वी आर ऑल रेडी टू ऑफर आवर सर्विसेज टू आवर मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज। तो ये तो रही ईपीएफओ पवेलियन की बात, लेकिन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में खादी पवेलियन ने भी लोगों का खास ध्यान खींचा है। यहाँ कश्मीरी प्रिंट से लेकर मधुबनी प्रिंट, बस्तर की कोशा सिल्क और आधुनिक फैशन तक खादी के विविध उत्पाद देखने के लिए मिल रहे हैं। ट्रेड फेयर में खादी पवेलियन की कैसी धूम है, बता रहे संवाददाता रोहन सिंह।
खादी का मतलब स्वावलंबन के साथ फैशन भी है। यहाँ आपको खादी से जुड़े अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर आप हाफ जैकेट लेना चाहते हैं, ये सिल्क के प्रोडक्ट हैं, ये वुलन्स हैं, इधर कॉटन आपको दिख जाएगा। और खादी सिर्फ अब ट्रेडिशनल परिधानों से हटकर अब आप अगर शर्ट खरीदना चाहें तो आपको ये सारे कलेक्शन आप देख रहे हैं, ये खादी के शर्ट्स का कलेक्शन है। ये रेडीमेड शर्ट्स हैं, काफ़ी कंफर्टेबल तो होते ही हैं और जो सोर्स किए जाते हैं ये, तो इससे जो लोगों को रोजगार मिलता है और साथ ही जो स्वावलंबन की जो पूरी धारणा है वो इससे मजबूत होती है। तो अगर आप खादी से जुड़ी चीज़ें चाहते हैं, एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म में अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई चीज़ें, तो यहाँ पे ट्रेड फेयर में ज़रूर आएँ, क्योंकि खादी का बहुत बड़ा कलेक्शन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। खादी अगर सिल्क के साथ आ जाए तो ये है बस्तर का कोसा सिल्क। और इसकी क्या खासियत है ये पूछते हैं। सर ये बताइए, ये कैसे बनता है, कौन बनाते हैं इनको, और यहाँ जो आप कौन कौन से प्रिंट यहाँ पे शो कर रहे हैं? सर असल में क्या है, ये जो सिल्क का जो थ्रेड होता है, जो कोकून से रेशम निकलता है जी, तो उसी रेशम से पहले हम लोग धागा तैयार करते हैं। धागा रेडी करने के बाद फिर जैसे गांव में जो महिलाएं होती हैं, लेडीजें होती हैं, जो आर्टिजियन वीवर्स हैं, जो बनाते हैं इन चीजों को, तो कोकून से पहले हम लोग धागे को रेडी करते हैं। उसके बाद ये फिर हैंडलूम पे जाके कपड़ा बनने के लिए रेडी होता है। तो गांव की लेडीज से ज्यादातर इसे, तो आप बस्तर एरिया से हैं तो ये सारे जो है सोर्स वहीं से होते हैं? जी जी, सारा वहीं से होता है बस्तर ये जिला हो गया से। कोसा सिल्क। हाँ, और ये हमारे पास एक और है, ये रॉ सिल्क है सर। ये रॉ सिल्क है। हाँ, तो ये भी कोकून से ही इसका रेशम निकलता है, सारा हैंडमेड ही होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आमतौर पर सर्दियों के मौसम शुरू होते ही सब्जियों के दाम गिर जाते हैं, लेकिन इस बार दाम घटने तो दूर उल्टा बढ़े हुए हैं। क्या है इसकी वजह और कब तक सब्जियों के दाम ऊंचे रह सकते हैं, जानने के लिए देखिए केतन जोशी की ये खास रिपोर्ट। हरी सब्जियां बाजार की रौनक तो बढ़ा रही हैं, लेकिन दाम बढ़े हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले आलू, गोभी, टमाटर, धनिया, ग्वार समेत हर चीज 30 से 50% तक महंगी है। अमूमन 30 से 50 रुपए किलो वाली सब्जियां 60 से लेकर 130 रुपए में मिल रही हैं। ये सर्दियां शुरू हो गई है, अभी सब्जियों के दाम काफी कम होने चाहिए, लेकिन सब्जियों के दाम बिल्कुल कम नहीं हुए, लेकिन लेना तो पड़ेगा ही, खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। असल में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बिन मौसम बारिश हुई और सब्जियों की तैयार फसल बर्बाद हो गई। अब नई फसल आने में समय लगेगा। इसका फायदा रिटेलर अभी खूब उठा रहे हैं। जानकार कह रहे हैं कि ये परिस्थिति दिसंबर तक बनी रहेगी। अभी जो लास्ट टाइम बरसात हुई उसके हिसाब से अभी प्रोडक्शन कम आ रहा है, इसके हिसाब से अभी भाव बहुत ज्यादा है और ये लगभग 1 महीने में उसका नॉर्मल रेट हो जाएगा। किसान को दाम नहीं मिल रहे, लेकिन रिटेल मार्केट या ठेले पर दाम में अभी तो आग लगी हुई है। सूखे या बिन मौसम बारिश के कारण ज्यादातर होलसेलर या तो रिटेलर इसका गैरफायदा उठाते हैं। अगर इस पर नियंत्रण हो जाता है तो न केवल आम लोगों को फायदा होगा, लेकिन किसानों को भी अच्छे खासे दाम मिलने लगेंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। अगली खबर में बात करेंगे बिहार की। नीतीश कुमार 20 नवंबर गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। न्यूज 18 इंडिया के मुताबिक नीतीश कैबिनेट के संभावित मंत्रियों की सूची भी सामने आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफा में विधानसभा 19 तारीख को भंग करने की मांग की है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार गांधी मैदान में शपथ लेंगे। हम आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जितिन राम मांझी ने 20 नवंबर को शपथ ग्रहण की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में महिला और युवाओं के MY फैक्टर ने एनडीए के पक्ष में काम किया है। सर, बिहार में आप लोगों ने जबरदस्त जीत हासिल की है, अब सत्ता फॉर्मेशन की बात है, किस तरह का वहाँ पे इक्वेशन रहेगा, किस तरह की बातचीत चल रही है? वो इक्वेशन और ये सब का वहाँ चर्चा नहीं है। सब जैसे पहले था उसी तरह से यथावत रहने की बात आ रही है। 20 तारीख को प्रधानमंत्री जाएंगे, वोट होगा। अगर थोड़ा मैंने आगे पीछे है भी तो कोई बिक्रिंग नहीं है, सब आपस में मेल जोल से वहाँ काम होगा और सरकार 5 साल चले, डबल इंजन की सरकार बिहार में चले। पूर्वोदय की कल्पना जो प्रधानमंत्री का है उसके आलोक में वहाँ पर अधिक से अधिक फंड मिलते रहे ताकि 5 साल में बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाए। ये सोच करके बिहार वासियों ने वहाँ लैंडस्लाइड विक्ट्री दिया है।
क्या समीकरण सर हो सकता है और क्या फैक्टर है जो आपके फेवर में काम किया है, एनडीए के फेवर में काम किया है और जो एकदम महिला और जुआ हमारी समीकरण वहाँ काम किया है। हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार ने डे 1 से काम किया है। आज बच्चियां पढ़ रही है, आज उनको त्रिस्तरीय पंचायतों में और निकायों में उन लोगों को आरक्षण मिला है। आज पुलिस में हमारी बच्चियां बिहार में भारत में सबसे ज़्यादा बहाल है, काम कर रही है। और वहाँ देखा गया होगा कि 6,000 रुपया लोगों को 10,000 रुपया दिया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप कायम करने के लिए। एक नजर आज के आवाज अड्डा के टॉपिक पर। बिहार में जेडीयू से ज्यादा सीटें बीजेपी को आई है, लेकिन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। ऐसे में क्या होगा बिहार की नई सरकार का स्वरूप? आवाज अड्डा में इसी पर चर्चा होगी। एनडीए का बिहार कैसी होगी सरकार? जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अब बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट की। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट ने आमिर रशीद को 10 दिन की एनआईए रिमांड में भेज दिया है। आमिर रशीद अली दिल्ली धमाके का आरोपी है। आमिर पर आतंकी डॉक्टर उमर की धमाके में मदद करने का आरोप है। धमाके वाली कार भी आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। इधर दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। जी हां, जांच टीम को उसकी i20 कार के राइट फ्रंट टायर और ड्राइविंग सीट के नीचे से एक जूता बरामद हुआ है, जिसमें एक मेटल जैसा सब्सटेंस मिला है। शुरुआती जांच में शक है कि इस सब्सटेंस से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। अगली बड़ी खबर है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। उन्हें ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 5 में से 2 मामले में हत्या के लिए उकसाना और हत्या का आदेश के लिए मौत की सजा दी है, जबकि बाकी मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। हम आपको बता दें कि अदालत ने उन्हें जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान इस हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। अदालत ने दूसरे आरोपी पूर्व गृहमंत्री असदुद्दीन खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना है और फांसी की सजा सुनाई है। अगली खबर में बात करेंगे सऊदी अरेबिया की। तो सऊदी अरेबिया के मदीना में एक सड़क हादसे में 45 भारतीयों की मौत हो गई है। मक्का से मदीना जाते समय इनकी बस डीजल टैंकर से टकरा गई और इसमें आग लग गई। मृतकों में 8 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे में सिर्फ बस का ड्राइवर ही जिंदा बचा। मृतकों के ज्यादा हैदराबाद में बताए जा रहे हैं। भारतीय दूतावास पीड़ित परिवारों की मदद में जुटा है। वहीं हादसे में पीएम मोदी ने दुख जताया है। अब एक नजर